वो इनका जो महल था एक्चुअली उसको वर्सलीज कहा जाता था, ठीक है, वर्सेल्स कहा जाता था। तो वर्सेल्स जो है वो बाहर से कुछ इस तरह से था, इसकी लैंडस्केपिंग कुछ इस तरह से थी, वर्सलीज इनसाइड द हॉल ऑफ द मिरर और वर्सलीज आउटसाइड द दिस। उसके बाद मोनार्की ऑफ इंग्लैंड की बात करते हैं। अभी तो हमने मोनार्की ऑफ फ्रांस की बात की थी, अब लेट्स सी कि इंग्लैंड के अंदर क्या चल रहा था और क्यों इनके आपस में ये जो टेल ऑफ द टू सिटीज है जिसमें लंदन और फ्रांस की बात हो रही है, यानी कि इंग्लैंड और फ्रांस के पेरिस की बात हो रही है, पेरिस इज द सिटी ऑफ द फ्रांस। तो ऐसा, और इंग्लैंड जो है वो ब्रिटेन में था, ठीक है। तो ये जो दो किनारों पे जो है ये जो दो सिटीज थे, आखिर उसमें इंग्लैंड और पेरिस जो है, इन दोनों का आपस में क्या इंटरलिंक था, हालांकि दरमियान में तो सारा समंदर ही समंदर था, ठीक है। लेट्स सी मोनार्की ऑफ इंग्लैंड। उधर जो था किंग लॉयस था और इधर किंग जॉर्ज 3 था। 17 जो कि he was King George III was England's monarch during the American Revolution. In 1776, America pulled away from Great Britain to gain independence. Many in Britain viewed George III as a failure since the colonies were lost under his reign. अब यहाँ पे क्या हुआ कि अमेरिकन रेवोल्यूशन में वॉज इंग्लैंड मोनार्क ड्यूरिंग अमेरिकन रेवोल्यूशन के दौरान किंग जॉर्ज 3 था, जो कि एक्चुअली इंग्लैंड का जो है वो किंग हुआ करता था। और 1776 में अमेरिका पुल्ड अवे फ्रॉम ग्रेट ब्रिटेन टू गेन इंडिपेंडेंस। और अमेरिका ने जो है ग्रेट ब्रिटेन, क्योंकि पहले अमेरिका जो है वो ग्रेट ब्रिटेन का हिस्सा था, ठीक है, और इसको ब्रिटेन से अलहदा करने में फ्रांस का बड़ा हाथ था। वो है ना डिवाइड एंड रूल वाला, जैसे जो है ब्रिटिशर्स ने किया था बड़े सगीर पाको हिंद में, सेम इज द केस विद द फ्रांस। इन्होंने अमेरिका को ब्रिटेन से अलहदा करने में जो है बड़ा पैसा पंप किया था ताकि अमेरिका जो है वो आजाद हो जाए, जिसको हम अमेरिकन रेवोल्यूशन कहते हैं। के बाद जो है वो क्या कहता है यहाँ पे कि many in Britain viewed George III as a failure since the colonies were lost under his reign। और बहुत से in Britain viewed George III को वो as a failure लेते थे क्योंकि इसके होते हुए since the colonies were lost under his reign। कॉलोनीज क्या थी, हुआ ये था कि ये जो ब्रिटिशर्स थे और जिनको हम यूरोपियंस भी कहते हैं, और ये जो फ्रांस मतलब ब्रिटिशर्स और फ्रांस ये जो फ्रेंच थे, इन्होंने क्या किया था, इन्होंने अपनी डिफरेंट कॉलोनीज बना ली थी। उधर से रशिया ये काम कर रहा था कि जो इनकी सरहदों के ऊपर जो छोटे छोटे ममालिक थे या छोटे छोटे एरिया मतलब टेरिटरीज थी, इनको हम टेरिटरीज कहेंगे, ठीक है, जो कि कंट्रीज थे, इन्होंने उनको अपने मुल्क के अंदर शामिल करना शुरू कर दिया था बाय द पार, ठीक है, पार यूज करते हुए इन्होंने वो डिफरेंट कॉलोनीज बना ली थी, कॉलोनाइज कर लिया था उन एरियाज को, ब्रिटिशर्स ने भी और फ्रेंच ने भी, फ्रांस ने भी। अब यहाँ पे जब देखा ये गया कि बहुत सी, जब ये देखा गया कि जॉर्ज 3 के दौर में वो एक फेलियर साबित हुआ क्योंकि वो कॉलोनीज जो इन्होंने खुद कॉलोनाइज किए हुए थे, जो एरियाज टेरिटरीज, वो सब लॉस्ट होना शुरू हो गए अंडर हिज राइम। ही वाज द फर्स्ट सन ऑफ फ्रेडरिक प्रिंस ऑफ वेल्स एंड ऑगस्टा। He happily married Charlotte of Mecklenburg-Strelitz in 1761. George was afflicted with mental illness, specifically porphyria, as early as 1765. Rhine was given to his son George, the Prince Regent, in 1811. George III died blind, defeat, and mad at Windsor Castle on January 29, 1820. लंदन को देख लेते हैं, इंग्लैंड अंडर राइन ऑफ किंग जॉर्ज 3, ठीक है। लंदन जो था एट दैट टाइम जॉर्ज 3 के अंडर था, एंड एट दैट टाइम उस वक्त क्या था कि लंदन जो है वो डेंजरस प्लेस थी विद अ लॉट ऑफ क्राइम, क्योंकि वहां पे अब ये सारा कुछ चल रहा था, बैकग्राउंड सिनेरियो ये था कि भाई फ्रांस वहां पे पैसे पंप कर रहा था, उधर से जो है अमेरिका जो है वो आज़ाद होने को तैयार था, और इधर से जो है लंदन जो है वो एक डेंजरस प्लेस बन गया था विद लॉट ऑफ क्राइम। क्योंकि जब इस तरह से होता है तो ऐसे लगता है जैसे हर दूसरा बंदा वो कातिल है,
हर दूसरा बंदा जो है वो ब्रिटेन के खिलाफ शायद साजिश कर रहा है, ठीक है। तो हर इंसान के ऊपर ये चार्ज लगना शुरू हो गया, हर इंसान को ये लगने लगा जो मेरे साथ भी बैठा है शायद ये जो है ब्रिटिश के खिलाफ काम कर रहा है, ठीक है। तो लंदन जो है एट दैट टाइम, तो जब इस तरह से एक हिस्टेरिया क्रिएट हो जाता है किसी भी एरिया में, जैसे हमने अभी रिसेंटली एक नॉवल पढ़ा था द क्रूसिबल, जिसके अंदर एक हिस्टेरिया क्रिएट हो गया था, तो लंदन के अंदर भी एक हिस्टेरिया क्रिएट हो गया कि शायद जो मेरे साथ वाला बंदा बैठा हुआ है वो शायद कोई बागी है और वो जो है शायद ब्रिटिशर्स को किल कर देगा, ठीक है। शायद वो कोई फ्रांस से ताल्लुक रखता है या वो अमेरिकन है, तो शायद वो ब्रिटिशर को किल कर देगा। तो एक अजीब सी, तो इस तरह से जब होता है तो जो क्रिमिनल्स होते हैं वो भी एक्टिव हो जाते हैं, लोग एक दूसरे के नाम पे दूसरों को कत्ल करना शुरू कर देते हैं। जैसे हमने द क्रूसिबल के अंदर देखा कि जिसके साथ आपकी दुश्मनी होती थी, वो जो है आप उसके ऊपर चार्ज लगा देते हैं और फिर उसको एग्जीक्यूट कर दिया जाता था। सेम इज द केस इन द लंदन, लंदन में भी अब यही हो रहा था, ठीक है। एक हिस्टीरिया क्रिएट हो गया था। तो लंदन वॉज डेंजरस प्लेस विद अ लॉट ऑफ क्राइम, पर्टिकुलरली रॉबरी। अब वहां पे रॉबरी भी शुरू हो गई। ऑल्सो ग्रेव रॉबिंग वॉज अकरिंग एट दैट टाइम एज सीन इन द नॉवल। पेरिस को देखते हैं, अब पेरिस के बारे में अंडर द राइन। अब पीछे हमने पढ़ा कि जो किंग था, जो कि लंदन का था, जिसका नाम किंग जॉर्ज 3 था, उसके अंडर अब इंग्लैंड के क्या हालात थे, लंदन के क्या हालात थे। और पेरिस को जो कि किंग लॉइस 16 और मैरी एंटोनेट जो है, जो कि फ्रेंच रेवोल्यूशन के दौरान जो है हमने देखा कि उनके अंडर ही फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ। थर्ड स्टेट सिटीजन और कॉमनर्स वर वेरी हैवीली टैक्स्ड एंड स्टार्विंग। अब ये जो है थर्ड स्टेट सिटीजन और कॉमनर्स जो थे वहां पे उनको बहुत ज्यादा, यानी कि जो मिडिल क्लास थे लोग थे और एक आम तबका था वहां की आवाम का, उन पे हाईली हैवीली टैक्स और लगा दिए गए, जिसकी वजह से वो भूखों मरने लगे। कॉजेज ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन देखते हैं कि क्या हुई थी। द फ्रेंच रेवोल्यूशन वाज ब्रॉट अबाउट बाय द सफरिंग ऑफ फ्रांस पीजेंट्स। फ्रांस के पीजेंट्स जो है वो स्टार्विंग पोजीशन में आ गए थे, वो सफर कर रहे थे, भूख और प्यास से मरने लगे। who were literally starving and general social problems in France, जो कि literally starve हो रहे थे, यानी कि भूखे मर रहे थे। और वो जो है and the general social problems in France, और general social problems in France को face कर रहे थे। However, the rumor has it that Marie Antoinette diamond necklace affair was the catalyst of the revolution। और वो जो मैरी एंटोनेट डायमंड नेकलेस का जो एक अफेयर जो है वो चला, वो एक्चुअली उसने एक कैटलिस्ट ऑफ रेवोल्यूशन का काम दिया। कैटलिस्ट कहते हैं कोई ऐसी कैटलिस्ट, आप लोगों ने अगर 9th-10th में केमिस्ट्री पढ़ी हो तो ये टर्म वहां पे यूज होता है जब एक ड्रॉप ऑफ कैटलिस्ट डाला जाता है टू फास्ट द रिएक्शन, ठीक है। और ये वर्ड हमने द क्रूसिबल में भी पढ़ा था कि कैटलिस्ट, जैसे कहते हैं ना जलती पे तेल का काम करना, उस चीज को हम कैटलिस्ट कहते हैं। और जब भी कोई रिएक्शन फास्ट करना होता है टू गैसेस का या टू केमिकल्स का टू मेक अ थर्ड केमिकल, तो उसमें कैटलिस्ट का एक ड्रॉप ऐड किया जाता है ताकि वो जो रिएक्शन है वो फास्ट हो जाए। तो ये जो नेकलेस अफेयर था इसने कैटलिस्ट यानी कि जल्दी पे तेल का काम किया। उसके बाद स्टॉर्मिंग ऑफ बेस्टील देख लेते हैं कि क्या है। फेमस प्रिजन फोर्ट्रेस इन पेरिस event, the Bastille was stormed by the mob joined by some of the king's soldiers on July 14, 1789. The commander of the prison, De Launay, attempted to surrender, but the mob denied his request. He, like all guards, were killed as they poured through the gates. Later in the day, prisoners were released. This event is still annually celebrated in France. और बेस्टील जो है उसके अंदर जो है ये जो मॉब है, मॉब यानी कि डिफरेंट मॉब्स, इसको क्या कहेंगे कि बैंड्स जो हैं, मॉब्स जो हैं या गिरोह जो है, जैसे हमारे पाकिस्तान के अंदर भी डिफरेंट मॉब जो है वो क्रिएट हो गए। तो was stormed by mob joined of some king soldier on July 14, यानी कि गिरोह बन गए in 1789। The commander of prison डी लॉने अटेम्प्टेड टू सरेंडर, ठीक है। अब जो कमांडर था जो प्रिजन का, वो जो है जिस डी लॉने, उसने अटेम्प्टेड टू सरेंडर, उसने कोशिश की कि वो सरेंडर कर जाए, लेकिन जो मॉब था यानी कि वो जो सोल्जर्स का एक मॉब बन गया था, डिनाइड हिज रिक्वेस्ट। उन्होंने
कहा कि नहीं, हम अपने कमांडर की बात नहीं मानेंगे। ही लाइक ऑल गार्ड्स वाज किल्ड एज दे पोर्ड थ्रू द गेट्स, और वो लाइक ऑल द गार्ड, उसको कमांडर को उन्होंने, जो मोअब था यानी कि जो लोअर तबका था, उसने कमांडर को किल कर दिया एज दे पोर्ड थ्रू गेट्स। और फिर लेटर इन द डे प्रिजनर्स वर रिलीज्ड, और बाद में जो है प्रिजनर्स को रिलीज कर दिया गया। द इवेंट इज स्टिल एनुअली सेलिब्रेटेड इन फ्रांस, और आज भी वो जो बेस्टील की का जो किला था, वहां से प्रिजनर्स को आजाद कराया गया था, आज भी उसको सेलिब्रेट किया जाता है फ्रांस के अंदर, कि उस दिन जो प्रिजनर्स थे, जो लोअर तबका था, उसको जेल से आजाद कराया गया था। अब यहाँ पे एक चार्ट है आपके सामने, जो कि हिस्टोरिकल इवेंट हम देखते हैं कि क्या हुआ था टेल ऑफ द टू सिटीज में। टेल ऑफ द टू सिटीज की टाइमलाइन देखते हैं कि कौन सा कैरेक्टर किस टाइमलाइन को शो करता है। ठीक है, यहाँ पे देखें कि डॉक्टर मैनेट जो है उसको इम्प्रिजन कर दिया गया 1757 में। ठीक है, और फिर उसके बाद ये यहाँ से एक्चुअली वो दौर स्टार्ट हुआ, जो कि अभी हम पीछे हिस्टोरिकल इवेंट्स पढ़ रहे थे। तो डॉक्टर मैनेट को इम्प्रिजन किया गया, जहाँ से कहानी शुरू होती है वो कहीं 1757 की बात थी, और फिर 1760 इसी तरीके से गुजर जाता है। फिर मैनेट जो है वो लिखता है लेटर डिनाउंसिंग एवरमॉन्ट, जिसमें वो एवरमॉन्ट को डिनाउंस करता है, यानी कि वो एवरमॉन्ट जिसकी वजह से एक लड़की मर गई थी। ठीक है, उसने जो है इस लड़की को उठा लिया था, और उसके बाद जो है इसने एंड पे उस लड़की को किल कर दिया था। तो इसने एक लेटर लिखा वहां की अथॉरिटी को, और जिसमें इसने एवरमॉन्ट को डिनाउंस किया था कि इसने एक्चुअली उस लड़की को किल किया है, वो बीमारी से नहीं मरी, क्योंकि उसका इलाज डॉक्टर मैनेट ने करना था। ठीक है, और उसने करने की कोशिश की, लेकिन लड़की जो है वो अपने जो हवास है वो उसमें नहीं थी, जिसकी वजह से उसकी डेथ हो गई। तो मैनेट ने एक जो है खत लिखा, जिसमें उसने एवरमॉन्ट को डिनाउंस किया। ठीक है, 1770 यानी कि, और उसके बाद हम आगे कहानी में लिखेंगे कि बाद में इस लेटर को ये कैसे मिलता है, कहाँ से मिलता है। लेट्स सी एट द एंड। मैनेट रिलीज फ्रॉम द प्रिजन। ठीक है, 1770 के बाद जो है मैनेट को 1770 से 1780, जबकि अमेरिकन रेवोल्यूशन स्टार्ट हुआ, तो मैनेट को उस प्रिजन से आजाद करा लिया गया। ठीक है, यानी कि मैनेट आजाद हो गया उस प्रिजन से। और 1780 में क्या हुआ कि डार्ने ट्राइड फॉर ट्रीजन, और डार्ने को जो है एक मतलब चार्ज उसके ऊपर लगा दिया गया, और लूसी मैनेट मैरिज डार्ने, और लूसी मैनेट जो है वो डार्ने से शादी कर लेती है। फिर डार्ने की बेटी पैदा होती है। जब उसकी बेटी पैदा होती है तो उस वक्त तक ये अमेरिकन रेवोल्यूशन एंड हो जाता है, यानी कि अमेरिका एट दैट टाइम आजाद हो चुका होता है, यानी कि ब्रिटिशर्स के हाथ से अमेरिका निकल जाता है। उसके बाद जो है आगे देखते हैं कि क्या हुआ। फिर ये स्टॉर्मिंग ऑफ बेस्टील होती है, जैसे ही अमेरिका आजाद हुआ तो उसके बाद ये स्टॉर्मिंग ऑफ बेस्टील हुई। ठीक है, यानी कि बेस्टील के किले को गिरा दिया गया, और 1790 की ये बात है। और उसके बाद जो है 1790 के बाद जो है डार्ने को एक्चुअली इम्प्रिजन किया गया इन पेरिस, इसके ऊपर चार्ज लगा एग्जीक्यूशन, जिसमें जो है अगर हम सब साइड स्टोरी देखें यानी कि एलेगोरिकली देखें, तो उसी दौर के अंदर एग्जीक्यूशन ऑफ लोएस 16 भी हुई थी। तो डार्ने को भी उस दूसरी तरफ जो है प्रिजन कर दिया पेरिस में, और फिर एग्जीक्यूशन ऑफ मैरी एंटोनेट भी उसी दौर में हुई। और दूसरी तरफ अगर हम कहानी में देखें, यानी कि ये ऊपर बेटा जो कहानी चल रही है ये टेल ऑफ द टू सिटीज के बारे में चल रही है, और जो नीचे कहानी चल रही है जो उसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है वो बताया जा रहा है कि किस दौर के अंदर क्या हुआ था, और ये कैरेक्टर्स किस दौर को शो कर रहे हैं। तो कार्टन जो है उसको एट दैट टाइम गलत टाइम पे कार्टन जो है वो डार्ने को बचाने के लिए, क्योंकि वो लूसी से मोहब्बत करता है, और लूसी के हस्बैंड को बचाने के लिए, क्योंकि कार्टन की जो फेस रिजेम्बलेंस होती है वो डार्ने से बहुत ज्यादा होती है, तो किसी को पता नहीं चलता, और डार्ने की जगह कार्टन जो है उसको गलत टाइम के ऊपर किल कर दिया जाता है, एग्जीक्यूट कर दिया जाता है, और इस तरीके से कहानी जो है वो एंड हो जाती है। ये इवेंट्स इन द नॉवल जो कि हिस्टोरिकल इवेंट्स हैं। उसके बाद हम देखते हैं इसकी समरी क्या है कहानी की।